23 अगस्त साल 2003 को मुंबई के एक बहुत ही सुरक्षित माने जाने वाले इलाके मलाबार हिल्स के एक अपार्टमेंट में कनेडियन डॉक्टर आशा गोयल की लाश मिली। डॉक्टर आशा गोयल कुछ ही दिन पहले अपने 3 भाइयों में चलते एक प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में सुलह कराने कनाडा से इंडिया आई थी और अब डॉक्टर आशा का अपना ही कत्ल हो जाने के बाद इस केस में पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए। पुलिस की शुरुआती जाँच में ऐसा लगा कि शायद डॉक्टर आशा गोयल को अपार्टमेंट में लूटपाट के इरादे से घुसे कुछ लोगों के द्वारा कत्ल कर दिया गया, पर जिस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट था उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होने के कारण अनजान लोगों का इस बिल्डिंग में घुसकर किसी को कत्ल कर देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो फिर कौन थे डॉक्टर आशा के कातिल? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें नजर मारनी पड़ेगी इस कत्ल से पहले और बाद के कुछ सालों में घटी कुछ घटनाओं के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर आशा गोयल को कत्ल कर दिया गया, और इसके साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर आशा के कत्ल कांड के द्वारा हाईलाइट की गई इंडिया के जस्टिस सिस्टम की खामियों की। डॉक्टर आशा गोयल कनाडा की एक बहुत ही मशहूर ऑब्स्टेट्रिशियन थी और साल 2003 तक डॉक्टर आशा गोयल को मेडिकल फील्ड में काम करते हुए 40 साल हो चुके थे और इन 40 सालों में डॉक्टर आशा गोयल 10,000 बच्चों के जन्म में महिलाओं की हेल्प कर चुकी थी। डॉक्टर आशा का जन्म हुआ शहर मथुरा में और इसके बाद अपने टीनेज ईयर्स में डॉक्टर आशा गोयल मुंबई चली गई और मुंबई से ही डॉक्टर आशा गोयल ने टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से अपनी मेडिसिन की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद डॉक्टर आशा गोयल की मुंबई के ही एक सर्जन डॉक्टर एस.के. गोयल के साथ शादी कर दी गई और अपनी शादी के बाद साल 1963 में डॉक्टर आशा गोयल और डॉक्टर एस.के. गोयल भारत से कनाडा आ गए। जिस वक्त ये दोनों कनाडा पहुंचे उस वक्त डॉक्टर आशा गोयल की उम्र थी 22 साल और डॉक्टर एस.के. गोयल थे 25 साल के और फिर कनाडा में मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए इन दोनों ने एक बार फिर कनाडा में पढ़ाई शुरू की। डॉक्टर आशा गोयल का परिवार अपने शुरुआती कुछ सालों में कनाडा के सस्केचुअन प्रोविंस की राजधानी रजाइना में रहे और फिर साल 1987 में डॉक्टर आशा अपने सारे परिवार के साथ रजाइना से ओंटारियो के ऑरेंजविल मूव हो गए। डॉक्टर आशा गोयल एक हाईली क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर थी, जिस कारण ऑरेंजविल मूव होते ही डॉक्टर आशा गोयल को हेडवाटर्स हेल्थ केयर सेंटर में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया गया और साल 2003 में कत्ल किए जाने तक डॉक्टर आशा गोयल इसी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड करती रही। अब जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि डॉक्टर आशा गोयल ने अपने मेडिकल करियर में कम से कम 10,000 बच्चों के जन्म में महिलाओं की हेल्प की और किसी परिवार में बच्चे का जन्म एक स्पेशल मोमेंट होती है और डॉक्टर आशा गोयल अनगिनत परिवारों की इस स्पेशल मोमेंट का हिस्सा होने के कारण डॉक्टर आशा गोयल को ऑरेंजविल के साथ साथ आसपास के इलाकों में बहुत ही इज्जत की नजर से देखा जाता था। डॉक्टर आशा गोयल कंपैशन और केयर के लिए जानी जाती थी और ओंटारियो के जिस हिस्से में डॉक्टर आशा गोयल काम करती थी वहाँ पर इमिग्रेंट्स एक बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इसी कारण डॉक्टर आशा गोयल इमिग्रेंट औरतों की हेल्प करने हमेशा सबसे आगे होती। डॉक्टर आशा एक ऐसे परिवार में से आती थी जिसमें उसकी एक्सटेंडेड फैमिली में से कम 22 लोग डॉक्टर थे और डॉक्टर आशा की सोसाइटी में रिस्पेक्ट होने के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स भी उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते। डॉक्टर आशा अग्रवाल फैमिली से आती थी और अपने परिवार में अपने माँ बाप के साथ साथ डॉक्टर आशा के 3 भाई और 3 बहनें और थी। 3 भाइयों में से सबसे बड़ा सुरेश अग्रवाल मुंबई में ही रहता था। इसके बाद दूसरे नंबर का भाई सुभाष अग्रवाल कनाडा में और सबसे छोटा शेखर अग्रवाल कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में रहता था। तीनों भाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही इन तीनों भाइयों के द्वारा अग्रवाल परिवार का भारत के साथ साथ विदेशों में फैला प्रॉपर्टी बिजनेस भी संभाला जाता था। डॉक्टर आशा के पिताजी साल 1986 में ही गुजर चुके थे और पिता की मौत के बाद तीनों भाइयों ने अगले 15-16 साल परिवार के बिजनेस को बिना किसी मतभेद के आगे बढ़ाया। पर साल 2003 आते आते पिता के साथ साथ मां की भी मौत हो जाने के बाद अब इन तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर तकरार पैदा होनी शुरू हो चुकी थी। साल 2003 में इस परिवार की जायदाद 100 करोड़ से ऊपर की थी और इन तीनों भाइयों में प्रॉपर्टी के जिस हिस्से को लेकर मतभेद थे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 12 करोड़ और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मुंबई में स्थित थी और इसी प्रॉपर्टी में आता था वो मलाबार हिल वाला अपार्टमेंट जिसमें सबसे बड़ा भाई सुरेश अग्रवाल रहता था और यही वो अपार्टमेंट था जहां पर डॉक्टर आशा का कत्ल किया गया। जायदाद के बंटवारे को लेकर चल रहे इस डिस्प्यूट में दोनों बड़े भाई सुरेश और सुभाष एक तरफ थे और इनका सबसे छोटा भाई शेखर अग्रवाल एक तरफ था और जब ये तीनों एक दूसरे के साथ बात करके इस मसले को नहीं सुलझा पाए तब जाकर साल 2003 के अगस्त महीने में डॉक्टर आशा गोयल एक पीस मेकर बनकर कनाडा से इंडिया आई। अब डॉक्टर आशा अग्रवाल अपने परिवार के लिए वॉइस ऑफ रीजन थी। जब भी परिवार में कोई मसला खड़ा होता डॉक्टर आशा अग्रवाल आगे होकर सेंसिबली मसले को हल करती, पर इस बार मसला बड़ा था
था, क्योंकि यहाँ पर दांव पर थी 12 करोड़ की प्रॉपर्टी। और आमतौर पर किसी भी मसले को हल करने के लिए डॉक्टर आशा अपने परिवार के किसी भी मेंबर की साइड नहीं लेती। पर इस बार प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर दो बड़े भाई एक तरफ थे और डॉक्टर आशा अग्रवाल अपने सबसे छोटे भाई शेखर अग्रवाल के साथ खड़ी थी। और सुरेश और सौरभ अग्रवाल दोनों को ही अपनी बहन आशा गोयल का शेखर के साथ खड़े होना पसंद नहीं था। इस केस पर मीडिया में जो भी रिपोर्टिंग की गई उसके हिसाब से ये पता चलता है कि दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई को बराबर का हिस्सा नहीं देना चाहते थे और डॉक्टर आशा अग्रवाल सिर्फ इतना चाहती थी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा तीनों भाइयों में बराबर हो। और यहाँ पर डॉक्टर आशा अग्रवाल ने एक ऐसी कंडीशन रख दी जो शायद सुरेश और सौरभ को नापसंद थी। डॉक्टर आशा का कहना था कि अगर ये प्रॉपर्टी तीनों भाइयों में बराबर नहीं बांटी गई तो फिर ये प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में बंटने की जगह 3 भाइयों के साथ साथ 4 बहनों में भी बांटी जाएगी। डॉक्टर आशा गोयल इंडिया आ रही थी अपने भाइयों में सुलह कराने, पर यहाँ पर डॉक्टर आशा के इंडिया आने का एक और मकसद था। साल 2003 में डॉक्टर आशा गोयल के सबसे बड़े भाई सुरेश अग्रवाल की उम्र 70 साल हो चुकी थी और अपनी दोनों किडनियां फेल होने के कारण उसकी सेहत ठीक नहीं रहती थी और ऊपर से सुरेश अग्रवाल की बॉडी हॉस्पिटल में चल रहे इलाज को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। और डॉक्टर आशा गोयल जो खुद एक मेडिकल प्रोफेशनल थी वो इस मुश्किल की घड़ी में अपने बड़े भाई के पास होना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना था कि शायद सुरेश अग्रवाल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। और डॉक्टर आशा गोयल जो इंडिया एक बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ आ रही थी, उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुरेश अग्रवाल अपनी मौत के इतने पास होने के बावजूद किसी भी हालत में अपनी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं था और वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुका था। अब इससे पहले कि हम डॉक्टर आशा गोयल के साथ मुंबई में जो कुछ भी हुआ उस पर वापस आएं, पहले बात करेंगे डॉक्टर आशा गोयल के कनाडा में परिवार की। डॉक्टर आशा गोयल का कनाडा में एक बहुत ही हंसता खेलता परिवार था। डॉक्टर आशा और उसके पति डॉक्टर सदन गोयल के 3 बच्चे थे, जिनमें एक लड़का था संजय गोयल और 2 लड़कियां रश्मि और सीमा गोयल। रश्मि गोयल पेशे से यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में लॉ की प्रोफेसर थी और संजय गोयल वैंकूवर में एक क्रूज ट्रैवल बिजनेस रन करता था। और जिस वक्त अगस्त 2003 में डॉक्टर आशा गोयल ने इंडिया ट्रैवल करना था, उस वक्त डॉक्टर आशा गोयल के बेटे संजय गोयल का ये मानना था कि इंडिया में उसकी मां की जान को खतरा हो सकता है, जिस कारण संजय गोयल ने अपनी मां के साथ ही इंडिया ट्रैवल करने का फैसला किया। अब डॉक्टर आशा गोयल अपने बेटे संजय गोयल के साथ अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में इंडिया आई, पर फिर अचानक संजय गोयल को इमरजेंसी में 18 अगस्त को कनाडा वापस लौटना पड़ा। पर क्योंकि इसके सिर्फ 6 दिन बाद 24 अगस्त को डॉक्टर आशा गोयल भी वापस कनाडा जाने वाली थी, जिस कारण डॉक्टर आशा गोयल ने भारत में अपनी सेफ्टी को लेकर कोई खास चिंता नहीं की। और अब संजय गोयल के इंडिया से इमरजेंसी में कनाडा वापस जाने के बाद सुरेश अग्रवाल ने अपनी बहन डॉक्टर आशा गोयल को फोन करके कुछ दिनों के लिए अपने मलाबार हिल वाले अपार्टमेंट पर रहने को बुलाया। सुरेश अग्रवाल का मलाबार हिल वाला अपार्टमेंट एक सुधाकर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में पड़ता था। इस अपार्टमेंट में सुरेश अग्रवाल के साथ उसकी घरवाली, घर में खाना पकाने के लिए एक कुक, घर के छोटे मोटे काम करने के लिए एक हाउस बॉय और इसके अलावा सुरेश अग्रवाल की सेहत ठीक ना होने के कारण घर में एक फुल टाइम नर्स भी रहती थी। और जिस रात डॉक्टर आशा गोयल का कत्ल हुआ उस रात भी ये 5 लोग अपार्टमेंट के अंदर ही मौजूद थे। अब डॉक्टर आशा गोयल ने अपने भाई सुरेश अग्रवाल के अपार्टमेंट में आने के बाद कुछ और परिवार मेंबर्स की मौजूदगी में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर डिस्कशन की और फिर 22 अगस्त की रात डॉक्टर आशा गोयल डिनर करने के बाद अपार्टमेंट में ही बने गेस्ट बेडरूम में जाकर सो गई। और फिर 23 अगस्त को रात के 1 बजे के आसपास कुछ लोगों द्वारा इस अपार्टमेंट में एंट्री करने के बाद डॉक्टर आशा गोयल का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और उस रात इस अपार्टमेंट में जो कुछ भी हुआ इसके बारे में अपार्टमेंट में ही सोए हुए बाकी 5 लोगों को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि इसके बाद जब 23 अगस्त की सुबह गेस्ट बेडरूम में डॉक्टर आशा गोयल की लाश मिलने के बाद घर में पुलिस बुलाई गई, तब घर में मौजूद बाकी 5 लोगों का यही बयान था कि उन्होंने पिछली रात घर में कोई भी आवाज नहीं सुनी। पुलिस की शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ये बात क्लियर हो गई कि डॉक्टर आशा गोयल को कत्ल करने आए ये लोग घर में जबरदस्ती दाखिल नहीं हुए थे, क्योंकि घर के दरवाजे पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे ये लगता कि शायद इन लोगों ने दरवाजा तोड़कर घर के अंदर एंट्री की। और इसके अलावा जिस बिल्डिंग में ये अपार्टमेंट था उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होने के लिए एक एक्सेस कोड की जरूरत थी और फिर उसके बाद अपार्टमेंट का दरवाजा एक चाबी से अनलॉक होता था। पर ना ही यहाँ पर बिल्डिंग के और ना ही अपार्टमेंट के अंदर घुसने के लिए इन लोगों द्वारा कोई भी तोड़फोड़ की गई थी। डॉक्टर आशा पर किया गया अटैक बहुत ही ज्यादा वायलेंट था। सबसे पहले उसके सर के ऊपर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया और डॉक्टर आशा गोयल की आंखों पर भी चाकू से हमला किए जाने के साथ साथ उसके शरीर के ऊपर 23 अलग अलग जगहों पर चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर आशा को लातों और घूसों से पीटे जाने की
की भी बात करती है और इसके अलावा डॉक्टर आशा का जबाड़ा भी तोड़ दिया गया था। और एक अपार्टमेंट के अंदर किसी का इतनी बुरी तरह कत्ल हो जाना और उसी अपार्टमेंट के बाकी कमरों में सोए हुए 5 लोगों को कोई आवाज सुनाई ना देना, ये बात भी पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। इसके बाद पुलिस ने घर में पड़े हुए सामान की चेकिंग शुरू की और जल्दी ही पुलिस को पता लगा कि घर से कुछ सामान चोरी हुआ था, पर चोरी हुए सामान की टोटल वैल्यू सिर्फ 65,000 रुपए बनती थी। और जो सामान चोरी किया गया उसमें कुछ फेक ज्वेलरी थी, इसके अलावा एक कैमरा और घर में ही पड़ा हुआ कुछ कैश। पर जिस बात ने यहाँ पर पुलिस को हैरान किया वो ये थी कि घर में ही आंखों के सामने पड़े हुए कुछ कीमती सामान को इन चोरों ने हाथ तक नहीं लगाया। और घर को देखकर ये कहा जा सकता था कि आशा गोयल के कत्ल को एक लूटपाट की घटना के दौरान हुआ कत्ल दर्शाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस में घर में मौजूद 5 ही लोगों की कत्ल से एक दिन पहले की सारी मूवमेंट को ट्रैक किया, पर घर के अंदर मौजूद सुरेश अग्रवाल की वाइफ, 2 नौकर और एक नर्स, इनमें से किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया था जो इनके रूटीन के साथ मैच ना करता हो, जिस कारण पुलिस ने शुरुआती जांच में इन 5 जानों को ही अपने शक के दायरे से बाहर रखा। इसके बाद जल्दी ही डॉक्टर आशा गोयल की मौत की खबर कनाडा भी पहुंच गई। और जैसे हमने पहले ही इस केस में डिस्कस किया कि डॉक्टर आशा गोयल ऑरेंजविल और उसके आसपास के इलाकों में एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी थी, और यहाँ पर डॉक्टर आशा गोयल की मौत की खबर के साथ कनाडा की मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले इंडियन कम्युनिटी के लोगों में भी शोक की लहर दौड़ गई। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस अभी भी अपार्टमेंट में से एविडेंस कलेक्ट करने के काम में लगी थी और यहाँ पर सारे अपार्टमेंट में से डीएनए सैंपल कलेक्ट करने का काम बहुत ही सावधानी के साथ किया गया। पुलिस को यकीन था कि अगर इस हमले में 3 से 4 लोग अपार्टमेंट में एंटर हुए तो इनमें से किसी न किसी का डीएनए अपार्टमेंट में मिलने की पूरी उम्मीद थी। और आगे चलकर जब ये सारा ही डीएनए एविडेंस कनाडा भेजा गया तो अपार्टमेंट में से कलेक्ट किए गए कुछ डीएनए एविडेंस ऐसे थे जो ना ही डॉक्टर आशा के साथ मैच करते थे और ना ही घर में मौजूद बाकी 5 लोगों के साथ। मुंबई पुलिस ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब सबसे पहले उनके सामने ये सवाल था कि क्या डॉक्टर आशा गोयल की हत्या सुरेश के अपार्टमेंट में चोरी के मकसद से आए लोगों द्वारा की गई या इस हत्या के पीछे कोई और रीजन था। और अब जब पुलिस वाले इस केस में लूटपाट के एंगल को खारिज कर चुके थे तब उन्होंने डॉक्टर आशा गोयल के बाकी पारिवारिक मेंबरों के बैकग्राउंड चेक करने शुरू किए। जल्दी ही अपनी जांच में पुलिस को इस बात का भी पता चल गया कि डॉक्टर आशा गोयल के तीनों भाई मुंबई में 12 करोड़ की प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर एक दूसरे से नाराज थे। और डॉक्टर आशा गोयल के परिवार ने मुंबई पुलिस को इस बात की भी जानकारी दी कि डॉक्टर आशा गोयल ने अपने 2 बड़े भाई सुरेश और सौरभ अग्रवाल को इस बात की धमकी दी थी कि अगर उन्होंने शेखर अग्रवाल को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा ना दिया तो फिर ये प्रॉपर्टी 3 भाइयों में बंटने की जगह 3 भाइयों के साथ साथ 4 बहनों में भी बांटी जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर आशा गोयल के बेटे संजय गोयल ने पुलिस को बताया कि जब उसको 18 अगस्त को इमरजेंसी में इंडिया से वापस आना पड़ा उसके बाद सुरेश अग्रवाल ने अपनी बहन डॉक्टर आशा गोयल को कुछ दिनों के लिए अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए बुलाया। और डॉक्टर आशा गोयल के सारे ही परिवार का ये मानना था कि सुरेश अग्रवाल ने अपनी बहन को अपने अपार्टमेंट में कत्ल करने के इरादे से बुलाया था। और अब इस केस में डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल के पीछे उसके ही पारिवारिक मेंबरों के हाथ होने का शक होने के कारण केस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, जिस कारण जल्दी ही ये केस मुंबई की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दी गई थी, पर यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने भी इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन का फोकस डॉक्टर आशा गोयल के परिवार के ऊपर ही रखा और एक एक करके डॉक्टर आशा गोयल के सबसे नजदीकी रिश्तेदारों को इंटरव्यू करने का काम शुरू किया गया। और फिर इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का स्कोप एक्सपेंड करना शुरू किया और जल्दी ही कुछ ऐसे लोग शक के घेरे में आने शुरू हुए जो डॉक्टर आशा गोयल के परिवार मेंबर तो नहीं थे, पर वो डॉक्टर आशा गोयल के भाइयों द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियों में काम करते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल के सिर्फ 6 दिन बाद 30 अगस्त 2003 को एक प्रदीप पारब नाम के आदमी को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया। 24 साल का प्रदीप अग्रवाल फैमिली के ही मुंबई में पड़ते एक गेस्ट हाउस को मैनेज करता था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि ये प्रदीप नाम का आदमी डॉक्टर आशा की मौत के पहले कुछ दिनों में अपार्टमेंट बिल्डिंग के आसपास मंडराते हुए देखा गया था। और फिर जैसे ही पुलिस ने प्रदीप के ऊपर प्रेशर डालकर इंटेरोगेशन शुरू की, पुलिस इंटेरोगेशन के पहले घंटे में ही प्रदीप ये बात मान गया कि उसने ही डॉक्टर आशा गोयल का 23 अगस्त की रात को कत्ल किया था। और यहाँ पर उसका कहना था कि इस कत्ल में अकेला वो ही इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि इस कत्ल को प्लान किया गया था डॉक्टर आशा गोयल के सबसे बड़े भाई सुरेश अग्रवाल के द्वारा। इसके अलावा प्रदीप ने पुलिस को डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल के पीछे का मोटिव भी बताया। सुरेश अग्रवाल को इस बात का अच्छी तरह पता था कि उसके घर के सारे ही मेंबर्स डॉक्टर आशा द्वारा दी गई एडवाइस की बहुत ज्यादा कदर करते थे और डॉक्टर आशा गोयल की परिवार में जो रिस्पेक्ट
चेक की जाती थी, उससे दोनों बड़े भाई सुरेश और सुभाष अग्रवाल ये समझते थे कि डॉक्टर आशा गोयल घर के बाकी मेंबरों को भी उनके खिलाफ भड़का सकती थी। और प्रदीप का कहना था कि इसी कारण सुरेश अग्रवाल ने अपनी बहन डॉक्टर आशा गोयल को मरवाने का फैसला किया। पर यहाँ पर क्राइम ब्रांच प्रदीप के बयान के आधार पर सुरेश अग्रवाल के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस को इस बात पर भी यकीन नहीं था कि सुरेश अग्रवाल, जिसकी सेहत पहले ही बहुत ज्यादा खराब थी और अब शायद उसकी जिंदगी के कुछ ही महीने बचे थे, क्या वो अपनी जिंदगी के इन आखिरी पलों में अपनी बहन का कत्ल प्लान कर सकता था। पुलिस को इस बात पर डाउट था और पुलिस को यहाँ पर इस बात का भी शक था कि शायद इस केस में डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल में कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे, जो शायद पर्दे के पीछे रहकर प्रदीप को यूज कर रहे थे और डॉक्टर आशा गोयल की मौत का ब्लेम एक ऐसे इंसान के सर पर डालना चाहते थे जिसकी शायद कुछ ही महीनों में मौत होने वाली थी। इसी कारण पुलिस ने जल्दबाजी में आकर सुरेश अग्रवाल के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने का फैसला किया और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखकर इस केस में थोड़े और सबूत इकट्ठे करना चाहते थे। पर जैसे ही पुलिस ने प्रदीप से और नाम उगलवाने के लिए उसको इंटेरोगेट करना शुरू किया, प्रदीप अपनी पहली दी गई स्टेटमेंट से भी मुकर गया। अब पुलिस डिपार्टमेंट को प्रदीप द्वारा अपनी स्टेटमेंट वापस लिए जाने के बाद इस बात पर यकीन हो चुका था कि हो न हो इस केस में कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे, जिस कारण पुलिस ने प्रदीप का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया और पॉलीग्राफ टेस्ट का रिजल्ट भी इस बात का संकेत देता था कि प्रदीप द्वारा कही गई बात कि वो डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल में इन्वॉल्व नहीं था, बिल्कुल झूठ थी। पर यहाँ पर पुलिस के सामने प्रॉब्लम ये थी कि पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट को भी कोर्ट में एज अ एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता था। पॉलीग्राफ टेस्ट को पुलिस द्वारा सिर्फ अपनी इन्वेस्टिगेशन को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए यूज किया जा सकता है और अगर पुलिस ने पॉलीग्राफ टेस्ट के रिजल्ट को कोर्ट में पेश करना है तो उससे पहले पुलिस को कुछ ऐसे एविडेंस ढूंढने पड़ने थे जो इस पॉलीग्राफ टेस्ट में आई इन्फॉर्मेशन को बैक करते हों। पर क्योंकि यहाँ पर पुलिस के पास इस वक्त तक कोई भी ठोस एविडेंस मौजूद नहीं था, जिस कारण साल 2003 का एंड होते होते डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन एक स्टैंड स्टिल पर पहुंच चुकी थी। और इसके बाद जब कनाडा में रहती डॉक्टर आशा गोयल की फैमिली ने इस बात को नोट किया कि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब ढीली पड़ चुकी है, तब उन्होंने कनाडा के साथ साथ कनाडा से इंडिया आकर अपने तौर पर पुलिस के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की। उनके द्वारा कनेडियन न्यूज़पेपर्स में डॉक्टर आशा गोयल के लिए जस्टिस की मांग करती एक पटिशन भी चलाई गई और इसके अलावा संजय गोयल ने इंडिया आकर खुद अपने तौर पर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग भी की और यहाँ तक कि डॉक्टर आशा गोयल की फैमिली ने इस केस में कोई भी इंफॉर्मेशन देने वाले को 10,000 कनेडियन डॉलर का इनाम देने की भी घोषणा की। पर यहाँ पर एक तरफ डॉक्टर आशा गोयल का परिवार डॉक्टर आशा के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था और दूसरी तरफ साल 2003 का एंड होते होते सुरेश अग्रवाल, जिस पर इस केस में कत्ल का मास्टरमाइंड होने का शक था, उसकी मौत हो जाती है और इस केस में सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड की मौत होने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी धक्का पहुंचा। नवंबर 2003 में हुई सुरेश अग्रवाल की मौत के बाद एक बार इस केस में ऐसा लगा कि शायद अब डॉक्टर आशा गोयल को कभी भी इंसाफ ना दिलाया जा सके। पर फिर साल 2005 के मिड में प्रदीप पारब, जो पहले पुलिस को दी गई अपनी स्टेटमेंट से मुकर चुका था, शायद उसकी आत्मा एक बार फिर जागी और अब वो पुलिस को एक बार फिर बयान देने को तैयार था। यहाँ पर मुंबई क्राइम ब्रांच, जो पहले ही प्रदीप पारब से एक बार धोखा खा चुकी थी, इस बार उन्होंने प्रदीप की स्टेटमेंट को एक मजिस्ट्रेट के सामने नोट करने का फैसला किया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि इस बार प्रदीप पारब अपनी दी गई स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकता था। प्रदीप पारब ने 27 सितंबर साल 2005 को मुंबई क्राइम ब्रांच में अपनी दूसरी स्टेटमेंट दर्ज कराई और एक बार फिर इस बात को मानते हुए कि उसने डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल में एक रोल प्ले किया था, उसके द्वारा पुलिस को कुछ नाम बताए गए। इनमें सबसे पहला नाम था मनोहर शिंदे, जो अग्रवाल फैमिली के बिजनेस में ही शायद एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर ड्राइविंग की जॉब करता था। प्रवीण ने अगला नाम बताया पवन कुमार गोयनका। पवन कुमार अग्रवाल फैमिली के ही ज्वेलरी बिजनेस की एक यूनिट को संभालता था। और आखिरी नाम था नरेंद्र गोयल, जो सुरेश अग्रवाल का दामाद था। प्रदीप का कहना था कि सुरेश अग्रवाल ने उसके और इन 3 लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर आशा गोयल के इंडिया आने से पहले ही उसके कत्ल की प्लानिंग कर ली थी। और अपनी स्टेटमेंट के एंड में प्रदीप ने यह भी बताया कि सुरेश अग्रवाल का भाई सुभाष अग्रवाल, जो कनाडा में रहता था, उसको भी इस सारे हत्याकांड की पूरी जानकारी थी और कहीं ना कहीं उसको इस बात का शक था कि सुरेश अग्रवाल ने सबसे पहले सुभाष अग्रवाल के साथ ही इस कत्ल की प्लानिंग की और फिर इस कत्ल को कैसे एग्जीक्यूट करना है
उसके लिए सुरेश अग्रवाल ने अपने दामाद के साथ साथ 3 और बंदे हायर किए। प्रदीप ने अपनी स्टेटमेंट में आगे ये भी बताया कि सुरेश अग्रवाल का दामाद नरेंद्र गोयल उसके साथ पवन कुमार और मनोहर शिंदे को अपनी गाड़ी में बैठाकर कत्ल वाली रात अपार्टमेंट बिल्डिंग में लेकर आया। और क्योंकि नरेंद्र गोयल सुरेश अग्रवाल का दामाद था, इसी कारण नरेंद्र गोयल के पास बिल्डिंग के साथ साथ अपार्टमेंट की भी एक्सेस थी। और फिर नरेंद्र गोयल द्वारा हेल्प किए जाने के बाद ही प्रदीप, पवन और मनोहर शिंदे ये तीनों अपार्टमेंट में एंटर हुए और घर के गेस्ट बेडरूम में सोई हुई डॉक्टर आशा गोयल के ऊपर हमला करके उसका बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब पुलिस के पास इस केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए जरूरी एविडेंस मौजूद था और फिर साल 2006 में पुलिस ने इस केस में चार्जशीट दायर की और इस चार्जशीट में 6 लोगों को नामजद किया गया और इन 6 लोगों में शामिल थे सुरेश अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, प्रदीप पारव, पवन कुमार गोयनका, मनोहर शिंदे और नरेंद्र गोयल। पर क्योंकि प्रदीप इस केस में पुलिस का सरकारी गवाह बन चुका था, इसलिए आगे चलकर प्रदीप पारव का नाम इस केस में से ड्रॉप कर दिया गया। और जब बात आई पुलिस के द्वारा इन लोगों को अरेस्ट करने की, तो सुरेश अग्रवाल की पहले ही मौत हो चुकी थी। इसके अलावा सुभाष अग्रवाल अभी भी कनाडा में था और प्रदीप पारव जो पुलिस का गवाह बन चुका था, उसका नाम केस में से ड्रॉप कर दिया गया। और फिर पुलिस ने इस केस में बाकी बचे 3 लोग पवन कुमार, मनोहर शिंदे और नरेंद्र गोयल, इन तीनों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी। अब साल 2006 में जब मुंबई क्राइम ब्रांच इन 3 लोगों के खिलाफ केस बिल्ड करने में लगी थी, उसी वक्त डॉक्टर आशा गोयल के पति डॉक्टर SK गोयल ने मुंबई हाईकोर्ट में एक अपील दायर की। बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली गई इस अपील में डॉक्टर SK गोयल का कहना था कि मुंबई पुलिस ने जो भी एविडेंस इस केस में अभी तक इकट्ठे किए हैं, उन सबको DNA टेस्टिंग के लिए कनाडा भेजा जाए, क्योंकि कनाडा में उस वक्त एक माइटोकॉन्ड्रियल DNA टेस्टिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी जिसका यूज इंडिया में शुरू नहीं हुआ था। और यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने डॉक्टर SK गोयल की बात को मानते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच को सारा DNA एविडेंस टेस्टिंग के लिए कनाडा भेजने का ऑर्डर दिया। और कुछ ही महीनों बाद दिसंबर 2006 में कनाडा ने DNA टेस्टिंग की रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी और DNA टेस्ट की इस रिपोर्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जिस रात डॉक्टर आशा गोयल का कत्ल हुआ, उस रात प्रदीप पारव और मनोहर गोयनका ये 2 जाने उस अपार्टमेंट में मौजूद थे, क्योंकि जो भी DNA सैंपल उस अपार्टमेंट में से कलेक्ट किए गए, उनमें से कुछ सैंपल इन दोनों के DNA के साथ मैच करते थे। और अब इस केस में पॉजिटिव DNA मैच मिलने के बाद प्रदीप द्वारा पुलिस को दी गई स्टेटमेंट को बैक करने के लिए पुलिस के पास एविडेंस भी मौजूद था। और साल 2006 के एंड तक एक बार ऐसा लगने लगा कि अब बस इस केस के ट्रायल के शुरू होने की देर है और ट्रायल शुरू होने के साथ ही केस के सारे आरोपियों को दोषी साबित करने के बाद इन सबको जेल भेज दिया जाएगा। पर इसके बाद अगले 19 सालों में जो कुछ भी हुआ, उससे एक बात प्रूव हो गई कि अगर आपके पास पैसा है और आप अच्छे डिफेंस लॉयर को हायर कर सकते हैं, तो फिर आप इंडिया के जुडिशियल सिस्टम को एक खिलौना बनाकर जब तक चाहो उसके साथ खेल सकते हो। इस केस में सबसे पहला सेटबैक आया साल 2007 में। जब इस केस का ट्रायल शुरू ही होने वाला था, तब पता चला कि जब पुलिस ने साल 2005 में इस केस के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तब उनकी गिरफ्तारी के बाद 90 दिनों के अंदर पुलिस को चार्जशीट फाइल करनी थी। पर पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल की साल 2006 में, इन आरोपियों की गिरफ्तारी के पूरा 1 साल बाद। और फिर साल 2007 से लेकर साल 2015 तक डिफेंस लॉयर्स ने इस केस में कोर्ट के सामने ट्रायल को डिले करने के लिए अलग अलग तरह की अपीलों को डालने का काम शुरू किया। कुछ अपीलों में डिफेंस ने पुलिस के द्वारा इकट्ठे किए गए सबूतों को टारगेट किया और कुछ एप्लीकेशंस डाली गई थी पुलिस द्वारा इस केस में फॉलो किए गए प्रोसीजर्स के खिलाफ। इसके अलावा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट की ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर भी सवाल उठाए गए। और इसके अलावा डिफेंस का कहना था कि इस केस में जो DNA एविडेंस कनाडा में टेस्ट किया गया है, उसको इंडिया के कोर्ट में सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर DNA एविडेंस को चैलेंज करने के अलावा डिफेंस वालों ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम से अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंटेशन रिक्वेस्ट करने भी शुरू कर दिए। और यहाँ पर डिफेंस के द्वारा डाली गई हर एक अपील की दोबारा कोर्ट में सुनवाई होती और कोर्ट का फैसला आने तक कुछ और टाइम बीत जाता। और ऐसे ही DNA एविडेंस को चैलेंज करती हुई अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। पर एंड में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला प्रोसिक्यूशन के हक में दिया और कोर्ट का कहना था कि कनाडा में टेस्ट किया गया DNA एविडेंस इंडियन कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है। अब साल 2016 आ चुका था और डिफेंस द्वारा इस केस के ट्रायल को डिले करने की सारी ही कोशिशें कामयाब हो चुकी थी। इन सालों में पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए तीनों ही आरोपी बेल पर बाहर थे और सुभाष अग्रवाल अभी भी कनाडा में अपनी आजाद जिंदगी जी रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर आशा गोयल का परिवार अपनी जेब से 5 लाख कनेडियन डॉलर खर्च चुका था। इस खर्चे में गोयल फैमिली का कनाडा से इंडिया ट्रेवल करना, इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करना और इसके अलावा इंडियन कोर्ट में सिविल केस फाइल करना, ये सारा कुछ इंक्लूड था।
और फिर आया साल 2017। एक बार फिर केस का ट्रायल शुरू होने ही वाला था कि इस केस के एक आरोपी नरेंद्र गोयल ने सेशन कोर्ट में एक और अपील डाल दी। उसका कहना था कि उसके पास कुछ ऐसा एविडेंस है जिससे वो ये प्रूव कर सकता है कि कत्ल वाली रात वो मुंबई में ना होकर दिल्ली में मौजूद था। यहाँ पर नरेंद्र गोयल के डिफेंस लॉयर द्वारा सेशन कोर्ट के सामने टेलीफोन रिकॉर्ड रखा गया और यहाँ पर कोर्ट में जज ने इस एविडेंस को टेस्ट करने की जगह नरेंद्र गोयल के वकील द्वारा पेश किया गया एविडेंस फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट कर लिया और सेशन कोर्ट के जज का कहना था कि हाँ, ये बात सही है कि कत्ल वाली रात नरेंद्र गोयल मुंबई में मौजूद नहीं था और वो उस वक्त दिल्ली में था। पर इसके बाद प्रोसिक्यूशन ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस केस पर हाई कोर्ट का फैसला आया साल 2018 के दिसंबर महीने में। और हाई कोर्ट के जज का यहाँ पर कहना था कि सेशन कोर्ट के जज का दिया गया फैसला बिल्कुल गलत है और नरेंद्र गोयल ने जो भी एविडेंस सेशन कोर्ट में पेश किया उसको वो एविडेंस डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल के ट्रायल में पेश करना पड़ेगा ताकि उस एविडेंस को भी बाकी एविडेंस के साथ टेस्ट किया जा सके। और हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट द्वारा नरेंद्र गोयल को दी गई क्लीन चिट को खारिज कर दिया और एक बार फिर इस केस के ट्रायल को कंटिन्यू करने का रास्ता क्लियर हो गया। और अब साल 2003 में हुए एक कत्ल का ट्रायल शुरू होने वाला था साल 2019 में और साल 2005 से लेकर साल 2019 तक इस सारे केस को बिल्ड करने का काम किया था स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा ठाकरे ने। और जैसे ही साल 2019 में इस केस का ट्रायल शुरू होने वाला था, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा ठाकरे को सीनियर एडवोकेट बना दिया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के कारण राजा ठाकरे डॉक्टर आशा गोयल के मर्डर केस में अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। और अब इस केस का ट्रायल तब तक शुरू नहीं किया जा सकता था जब तक इस केस में नया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं होता और ये अपॉइंटमेंट की गई साल 2022 के मिड में जाकर। और यहाँ पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट में डिले का कारण कोविड भी था और साल 2022 में जिस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया गया उसका नाम था उज्जवल निकम, जो कि पहले से ही एक बहुत हाई प्रोफाइल प्रोसिक्यूटर था। और उज्जवल निकम ने ही साल 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमलों के केस को भी हैंडल किया था। अब इस केस में इतनी हाई प्रोफाइल प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट इस बात को दर्शाती थी कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अब डॉक्टर आशा गोयल के ट्रायल को जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। पर फिर एक बार साल 2023 की स्टार्टिंग से लेकर साल 2025 की स्टार्टिंग तक उज्जवल निकम द्वारा कोर्ट में सिर्फ 2 विटनेस एग्जामिन किए जा सके और साल 2025 के मार्च महीने में इस केस का ट्रायल एक बार फिर रोक दिया गया। पर इस बार इस केस का ट्रायल क्यों रोका गया, न्यूज में इसके ऊपर कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। पर एक बात इस केस में पूरी तरह क्लियर थी कि डॉक्टर आशा गोयल के कत्ल को 22 साल हो चुके थे और डॉक्टर आशा गोयल के हस्बैंड डॉक्टर SK गोयल की उम्र 84 साल हो चुकी है और अब वो भी इस केस को आगे लड़ने की हालत में नहीं है। पर रश्मि और संजय गोयल अभी भी अपने तौर पर अपनी मां के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन दोनों को ही अभी तक ये यकीन है कि एक ना एक दिन उनकी मां को इंसाफ जरूर मिलेगा। और इनके द्वारा साल 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी इस केस में इंटरवीन करने की अपील की गई है। पर इस केस में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि इस केस को 22 साल हो चुके हैं और जितने भी चश्मदीद गवाह इस केस में प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में पेश करने से उनमें से कितनों को साल 2003 की वो सारी घटनाएं अभी तक याद हैं और इनमें से कितने विटनेस अभी तक कोर्ट में गवाही देने के लिए जिंदा बचे हैं। तो ये थी कहानी डॉक्टर आशा गोयल की, जिसने कनाडा में अपने 40 साल के मेडिकल करियर में 10,000 से भी ज्यादा बच्चों की डिलीवरी के लिए महिलाओं की हेल्प की और अनगिनत परिवारों की खुशी का हिस्सा बनी। पर जब उसने इंडिया आकर अपनी ही फैमिली में पड़ रही दरारों को भरने की कोशिश की तब उसके ही भाइयों द्वारा उसका कत्ल प्लान करके उसको बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस केस पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।